नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन की तरफ से जो एग्ज़ाम हुआ था 17 फेब से 26 फेब 2020 के मध्य। तो इनमें जीके के जो भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए वो एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। और ये जो मेट्रो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था ये टोटल 15 सेट में कंडक्ट हुआ था 17 से 26 फेब 2020 तक। और इसमें मैं बात करूं प्रत्येक जो अभी आंसर की आई है, आंसर की बहुत पहले आ चुकी थी लेकिन वीडियो में थोड़ा डिले हो गया है। तो इसमें प्रत्येक आंसर की में टेक्निकल जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर के सवाल पूछे गए हैं। टोटल 15 यहाँ पर आंसर की हैं। मैं बात करूँ जीके की तो प्रत्येक आंसर की में लगभग 20 सवाल पूछे गए हैं। इसमें देखिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हैं। यहाँ पर अलग अलग जो ट्रेड का एग्जाम था तो उसमें कहीं कहीं जीके के सवाल 10 पूछे गए हैं, कहीं 25 हैं, कहीं कोई कोई आंसर की में साइंस के सवाल बहुत से पूछे गए हैं, किसी में नहीं पूछे गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपन सबसे पहले 60 जीके के सवाल कवर करने वाले हैं। वैसे टोटल 300 के आसपास जीके के सवाल, लेकिन ये पार्ट फर्स्ट है। टोटल 60 सवाल देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट सही, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए @TopTGK, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। बहुत सा फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो डायरेक्टली मैं आपको ले चलता हूँ जीके के सवाल की। और सबसे पहले टेक्निकल के क्वेश्चन हैं, तो 75 सवाल है, उसके बाद आपका जीके का सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आपके सामने जो पहला सवाल यहाँ पर आ रहा है जीके का, वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? तो वांडीवास का युद्ध है ये 1760 में हुआ था। और ये ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुआ एक निर्णायक युद्ध। इसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। तो ये युद्ध हुआ था 22 जनवरी 1760 में। तो 22 जनवरी 1760 में किन के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। अगला सवाल देखिए, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, ये अधिनियम किस में संशोधन करता है? तो कौन से अधिनियम में? तो 1955। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 है, ये नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। और ये बात करूं मैं इस संशोधन की, तो 31 दिसंबर सन 2014 के पहले ये क्या बताता है? जो अभी संशोधन हुआ है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 है, तो ये बताता है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो भारत आए हैं, कौन से धर्म के? तो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के जो लोग हैं, भारत की नागरिकता प्रदान उन्हें की जाएगी, जो 2014 के पहले आए हैं भारत में। और ये जो कानून बन गया है ये 12 दिसंबर 2019 को ये कानून बन गया है। अगला सवाल देखिए, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो अजमेर में जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है और दिल्ली में ये जो मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर एक करंट अफेयर्स का सवाल है कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रेणी में जो 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में दिया गया था, ये किसे दिया गया था? तो वो है आपके अंधाधुन ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रेणी में ये पुरस्कार जीता है। अन्य अवार्ड आप देख सकते हो, ये जो 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत दिए गए हैं। तो इसमें बेस्ट अभिनेता का, तो बेस्ट अभिनेता का दिया गया है आयुष्मान खुराना का, और ये अंधाधुन मूवी में इन्होंने रोल किया था। और विक्की कौशल को दिया गया इनके साथ साथ। बेस्ट एक्ट्रेस का दिया गया है कीर्ति सुरेश को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर आदित्य धर हैं। बेस्ट फिल्म ऑन अदर सोशल इश्यूज, इसमें सवाल पूछे जाते हैं अब की बार जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। बेस्ट जो अदर सोशल इश्यूज के लिए पैडमैन है। और बेस्ट जो फिल्म पर्यावरण फ्रेंडली जो स्टेट है, सॉरी फिल्म है, वो आपकी पानी हो जाएगी। और नेक्स्ट बात करूँ बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, वो आपकी ओंदाला इरादाला, ये कन्नड़ मूवी है। बेस्ट फिल्म फ्रेंडली जो स्टेट है उत्तराखंड है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इसी के तहत दिया जाता है, अमिताभ बच्चन को मिला है। बेस्ट फीचर फिल्म है हेलारो। और बेस्ट नॉन फीचर मूवी सनराइज और द सीक्रेट लाइफ ऑफ फॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पल्लवों की राजधानी, तो पल्लवों की राजधानी है कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। कांचीपुरम है ये, कांची भारत के तमिलनाडु राज्य का एक नगर महापालिका क्षेत्र है और ये मंदिरों का शहर है। तो कांचीपुरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में, जो कि पल्लवों की राजधानी थी। और ये जो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम है, पल्लार नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, भारतीय संविधान की एकल नागरिकता की अवधारणा किस संविधान से उधार ली गई है? तो ये कौन से ये जो स्रोत हैं, एकल नागरिकता की अवधारणा है, किस संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अन्य जो इम्पोर्टेंट स्रोत हैं जो भारतीय संविधान में लिए गए हैं हूबहू, तो उसमें आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत है। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता हो गई जो ये पूछा गया है।
और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा संवर्ती सूची। जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन हैं जो कि राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत बार पूछा जाता है। रशिया से मौलिक कर्तव्य है, इंपॉर्टेंट है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। और कनाडा से संघात्मक विशेषताएं अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास हैं। अगला सवाल, 10वें संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संघ में किसको शामिल किया है? तो 10वां जो संवैधानिक संशोधन है इसने भारतीय संघ में दादरा और नगर हवेली को शामिल किया है। अन्य इंपॉर्टेंट में फैक्ट की बात करूँ तो जो 14वां संविधान संशोधन हुआ था 1963 में, 10वें की बात करती 1961 में हुआ था, जिसमें दादर और नगर हवेली को भारत में शामिल करके उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। और यहाँ पर अन्य फैक्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 14वां संविधान संशोधन जो 1963 में हुआ है, इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया है। तो पुदुचेरी को 14वां संविधान संशोधन के तहत, दादर और नगर हवेली को 10वां संविधान संशोधन के तहत। और बात करूँ यहाँ पर नागालैंड को जो राज्य बनाया गया है वो 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत बनाया गया है। गोवा की बात करें, बहुत बार सवाल पूछा गया है, तो 30 मई 1987 को गोवा 56वां संविधान संशोधन के तहत अलग राज्य का दर्जा दिया गया है और गोवा भारत का 25वां राज्य बना है 56वें संविधान संशोधन के तहत। इससे पहले गोवा क्या था? तो केंद्र शासित प्रदेश था जिसमें गोवा, दमन व दीव थे और इसमें गोवा जिला शामिल था। दमन दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें गोवा सम्मिलित था। फिर गोवा अलग राज्य बन गया, दमन दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गया यहाँ पर। तो ये 30 मई 1987 को गोवा अलग हुआ है। 56वें संविधान संशोधन के तहत 25वां राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला सवाल, किस नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो नर्मदा नदी को। नर्मदा का उद्गम आपको पता है, ये कहाँ पर? अमरकंटक से होता है जो कि मध्य प्रदेश अनूपपुर जिले में है। और नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश राज्य में विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो सवाल पूछा गया था कौन सी नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाता है, तो वो नर्मदा नदी है। अब देखिए रेवा नदी, एक जो रेवा नदी है वो प्रशांत महासागर में स्थित फिजी द्वीप देश की सबसे चौड़ी नदी भी है, वो भी एक रेवा नदी है। अगला सवाल देखिए, सांग नृत्य ये रूप है सच्ची संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है किस राज्य की? तो हरियाणा राज्य का नृत्य है। बहुत बार एग्जाम में आता है ये सवाल, क्योंकि अब की बार नृत्य से उटपटांग सवाल पूछ लिए जाते हैं। सांग नृत्य तो काफ़ी इजी सवाल रहा होगा। तो हरियाणा की सच्ची संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, ये हो जाएगा सांग नृत्य हरियाणा। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसको आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रेचल हेवो फ्लिंट पुरस्कार की विजेता के रूप में घोषित किया है? तो वो है दोस्तों एलिसे पेरी को ये दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो रेचल हेवो फ्लिंट पुरस्कार है जो महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में इन्हें चुना गया है। और ये एलिसे पेरी है, ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं। अगला सवाल, मृदा का निर्माण ये हो जाएगा दलदली मृदा। दलदली मृदा का निर्माण मृदा में सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थों के संचय के कारण होता है। तो दलदली मृदा है इसका निर्माण मृदा के अंदर सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ का स्टोर हो जाता है उसके कारण होता है। विश्व व्यापार संगठन में नवंबर 2019 तक कितने सदस्य थे? तो विश्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में नवंबर 2019 तक टोटल 164 सदस्य देश थे। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है विश्व व्यापार संगठन का? तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल है सेकेंड शिफ्ट की जो 17 फेब की है। तो सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जैकोबिन क्लब के लिए सही है? तो जैकोबिन क्लब के लिए पहला स्टेटमेंट देखिए, सदस्य मुख्य रूप से समाज के कम समृद्ध वर्गों से संबंधित था और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इस क्लब के नेता थे। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। और ये क्लब फ्रेंच क्रांति के दौरान सबसे प्रभावशाली राजनीतिक क्लब था, बहुत पहले का क्लब है। फ्रेंच क्रांति के दौरान जैकोबिन क्लब मुख्य रूप से समाज के कम समृद्ध वर्ग से संबंधित था, कम समृद्ध हैं, अमीर नहीं है। और ये सरकारी नीतियों पर चर्चा करने और अपने स्वयं के कार्यों की योजना बनाने के लिए गठित एक राजनीतिक क्लब था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में, 6 अप्रैल 1930 की बात है। प्रातःकाल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी जब नमक कानून भंग हुआ, तो 1930 में हुई थी 6 अप्रैल को। अगला सवाल देखिए, तंकेश्वर हजारिका बोरब्यान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो तंकेश्वर हजारिका बोरब्यान है ये है क्षत्रिय नृत्य शैली से है। ये किस राज्य का? बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। तो क्षत्रिय नृत्य है ये असम राज्य का। और कहाँ से इसका उद्भव हुआ है? तो ये असम राज्य से हुआ है ओरिजिन। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पर जो ऑप्शन में दिए गए हैं मोहिनी अट्टम
और कथकली ये केरल के हैं। मोहिनीअट्टम और कथकली केरल के हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। आप कमेंट करके बताइए। कथकली तो केरल हो गया। कथक किस राज्य का नृत्य है? सभी कमेंट कीजिए ताकि पता चल जाए कितने स्टूडेंट वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं। किस जलवायु में कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं? तो शुष्क रेगिस्तानी जलवायु है, इसमें कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र के विशेष उपबंध के बारे में बताता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में जो विशेष उपबंध है वो अनुच्छेद 371 के तहत है। तो 371वां अनुच्छेद है, इसके तहत महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। अन्य इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट हो जाते हैं जो ऑप्शन में भी दिए हुए हैं। तो 371 तो महाराष्ट्र गुजरात हो गया। अब इसके भी खंड 371 क अनुच्छेद है, ये नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। तो 371 क हो जाएगा नागालैंड, 371 ख हो जाएगा असम, 371 ग मणिपुर हो जाएगा, 371 घ हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर 371 च सिक्किम हो जाएगा, छ मिजोरम हो जाएगा, ज अरुणाचल प्रदेश और झ हो जाएगा गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। सभी इंपॉर्टेंट हैं, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? तो 2020 22 मार्च 2020 में मनाया गया था। तो वाटर एंड क्लाइमेट चेंज 2020 में इसकी थीम थी। नेक्स्ट यहाँ पर 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो होस्ट करेगा 2022 में इंग्लैंड में ये होस्ट होंगे। बर्मिंघम इंग्लैंड यहाँ पर आयोजित होने वाला है 2020 के राष्ट्रमंडल खेल। ये 4 साल के अंतराल में होते हैं। इससे पहले 2018 में कहाँ पर हुए थे? तो गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। और सबसे पहले इसकी शुरुआत बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तो प्रथम जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये आयोजित हुए थे 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किए गए थे। अगला सवाल देखिए, हिटलर जर्मनी के चांसलर कब बने? तो हिटलर जर्मनी के जो बने हैं चांसलर वो 30 जनवरी 1933 को बने हैं। तो हिटलर जर्मनी के जो चांसलर थे वो 30 जनवरी 1933 को बने थे। 2019 में भारत की पहली कॉरपोरेट ट्रेन है ये किस मार्ग पर शुरू हुई थी? तो 2019 में भारत की पहली जो कॉरपोरेट ट्रेन है, प्राइवेट ट्रेन है, ये लखनऊ से नई दिल्ली मार्ग पर इसकी शुरुआत हुई थी। नाम है तेजस एक्सप्रेस। अगला सवाल देखिए, द्विअधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो द्विअधिकार की बात करें तो इसमें 2 स्टेटमेंट हैं। केवल 2 विक्रेता होते हैं, दोनों विक्रेता द्वारा बेचे गए उत्पाद अलग अलग विजातीय होते हैं। तो इसमें एक वाला करेक्ट है। केवल 2 जैसे कि नाम से स्पष्ट है, द्विअधिकार 2 का अधिकार होगा, यानी केवल 2 ही वहाँ पर सेलर विक्रेता होंगे। और देखिए यहाँ पर द्विअधिकार मॉडल है, ये 1938 में आस्तिन कुर्नो के द्वारा लाया गया था। और इसमें दोनों विक्रेता की वस्तुएं समरूप होगी, न कि विजातीय होगी। तो ये वाला गलत है। यदि समरूप था तो करेक्ट हो जाता। दोनों ही सेलर हैं, उनकी जो भी वस्तुएं हैं वो समरूप होगी। और दोनों विक्रेताओं के द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं का मूल्य भी समान होगा। ऐसा नहीं एक विक्रेता कम प्राइस में एक ज़्यादा में दे रहा, वो भी नहीं होगा। द्विअधिकार में दोनों की वस्तुएं समान, मूल्य समान और 2 ही विक्रेता होंगे वहाँ पर। अगला सवाल यहाँ पर, किस संशोधन के द्वारा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को प्रतिस्थापित किया गया था? देखिए जो एग्जाम हुआ था उसमें सेक्शन तो था करंट अफेयर्स करके, लेकिन करंट अफेयर्स का इसमें सवाल नहीं था। जीके के सवाल यहाँ पर, किस संशोधन के द्वारा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को प्रतिस्थापित किया गया था? पहले जो संविधान में है संशोधन आपकी प्रस्तावना है उसमें एकता और अखंडता थे, इसको प्रतिस्थापित किया गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो 42वां संविधान संशोधन मुख्यतः सरदार स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशों का मूर्त रूप था। तो इस आयोग की सिफारिश के बाद ये संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन। और इसमें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन है, बहुत से संशोधन हुए थे तो यहाँ पर लघु संशोधन इसे कहा जाता है। और संविधान की प्रस्तावना में यहाँ पर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए हैं। तो एकता तथा अखंडता को प्रतिस्थापित किया गया, यहाँ पर ये सभी शब्द जोड़ दिए गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता, अखंडता, ये सम्मिलित कर दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन जो लघु संविधान कहा जाता है इसे, ये कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। इसके अंतर्गत और क्या इंपॉर्टेंट संशोधन हुए थे? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क भाग 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया है। 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए इसी के तहत। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक लिखित नहीं है?
तो देखिए यहाँ पर आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है इसमें एमएसपी नहीं है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण है। ये आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाता। बहुत बार एग्जाम में सवाल भी पूछा गया है ऑनलाइन एग्जाम में कि एमएसपी का निर्धारण कौन करता है। तो इसके मूल्य का निर्धारण है कोई भी गुड्स हैं जैसे कि गेहूं हो गया, इन सभी का जो भी फसल होती है, धान होता है, तो उनका मूल्य का निर्धारण कि इतना तो कम से कम किसान को मिलना ही चाहिए। इससे कम प्राइस पे जो भी है व्यापारी वो नहीं ले सकते हैं। वो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस सीएसीपी के द्वारा। और लिक्विडिटी यहाँ पर जो अन्य ऑप्शन दिए गए हैं इसमें एक दिया गया है LAF, इसका मतलब है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और CRR केस रिजर्व रेशियो है। ये सभी आरबीआई की आप देखते हो कितना CRR परसेंटेज है वर्तमान में, और जो रेपो रेट है वो भी आरबीआई के मौद्रिक नीति का एक लिखित है। आरबीआई के अंतर्गत ये तय किए जाते हैं, रिवर्स रेपो रेट वगैरह। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोहनजोदड़ो के लिए सही है। तो इसमें कथन इस प्रकार है, इसमें एक टैंक था जो महान स्नान के रूप में जाना जाता था। केवल महत्वपूर्ण लोग ही विशेष अवसरों पर इस टैंक में डुबकी लगा सकते थे। तो कौन सा सही है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मोहनजोदड़ो, जो कि मोहनजोदड़ो की देव मार्ग नामक गली में करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा प्रसिद्ध जलकुंड है जिसकी गहराई 7 फुट है। तो ये जलकुंड था, एक टैंक था जो स्नान के रूप में जाना जाता था, महान स्नान के रूप में स्नानघर। और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष यहाँ पर प्राप्त किए गए हैं। अगला सवाल देखिए, किस देश ने फीफा फुटबॉल विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है। तो ब्राजील ने। ब्राजील ने सबसे अधिक बार फीफा फुटबॉल विश्व कप अपने नाम किया है। टोटल कितने टाइटल। तो 5 टाइटल जीत चुके हैं। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो फीफा का हेडक्वार्टर है जूरिक स्विट्जरलैंड में है। फीफा की जो स्थापना हुई थी वो 1904 में हुई थी। 2018 में फीफा वर्ल्ड कप है, ये रसिया में आयोजित हुए थे जिसमें चैंपियन फ्रांस रहा था, उपविजेता क्रोएशिया रहा था। नेक्स्ट 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होंगे। कतर में आयोजित होने वाले हैं। किस वर्ष में जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत लिखा था। तो 1356 में लिखा था जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत। जियाउद्दीन बर्नी कौन थे। तो एक इतिहासकार, राजनीतिक विचारक थे जो कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के काल में भारत में रहे थे। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, कृति है, वो है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, उसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है। तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही है, ये भी जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। और 1356 में इन्होंने एक पहला वृत्तांत लिखा था। भारत का कौन सा राज्य गन्ने का प्रमुख उत्पादक है। तो गन्ने का प्रमुख उत्पादक ये तीनों ही राज्य हैं, और वैसे इस तीनों में सबसे ज़्यादा यूपी में होता है। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। भारत में गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा, वैसे तो ओवरऑल देश की बात करूँ तो ब्राज़ील प्रथम स्थान पे है गन्ने के उत्पादन में, और भारत में यहाँ पर दूसरा स्थान लगता है। और सबसे ज़्यादा शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में, वो आपकी यूपी है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। तो आप सभी को पता है लिथोस्फीयर हो जाएगी। स्थल मंडल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जो कि भूगोल और भूविज्ञान में किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी पथरीली चट्टान निर्मित परत को कहा जाता है लिथोस्फीयर। नेक्स्ट सवाल, 5वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2019 कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो 5वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ था कोलकाता में, यहाँ पर ये आयोजित किया गया था। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्मारक का युग्म सही है। तो हैदराबाद खजाना बिल्डिंग म्यूजियम, बीकानेर, जूनागढ़ किला। तो ये दोनों ही करेक्ट हैं, 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। बीकानेर जूनागढ़ किला जो राजस्थान, और हैदराबाद में यहाँ पर खजाना बिल्डिंग म्यूजियम है। और अगला सवाल देखिए, भारत के किस राज्य में पहली कपास मिल स्थापित की गई थी। तो मुंबई में हुई थी। भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र का प्रथम आधुनिक कारखाना है। ये अलग अलग इसमें फैक्ट्स हैं। सूती वस्त्र उद्योग का जो आधुनिक कारखाना प्रथम हुआ था वो 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में लगाया गया था। और भारतीय पूंजी से प्रथम सफल कारखाना जो है कवाजी डाबर के द्वारा 1854 में मुंबई में लगाया गया था। अब देखिए, मैं बात करूं सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है अभी वर्तमान में। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। तो अगले यहाँ पर कुछ सवाल आपकी साइंस के हैं, जनरल साइंस के जो सेक्शन है 25 सवाल पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार 60 सवाल आपके कवर हो जाएंगे इसी के साथ, और बाकी बचे हुए सवाल मैं कोशिश करूँगा जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा।
तो यहाँ पर एक सवाल आता है साइंस का पहला, कौन सी रक्त कणिकाएं चोट लगने के दौरान रोगी में खून का बहाना रोकने में मदद करती हैं? तो रक्त का थक्का बनने में सहायक जो कणिकाएं हैं वो आपके प्लेटलेट्स हैं। इसे बिंबाणु भी बोला जाता है, थ्रोम्बो भी बोलते हैं। और लाइफ स्पैन, इसका जीवन काल कितना होता है प्लेटलेट्स का, तो ये रेंज रहती है औसत 8 से 12 दिवस के मध्य इनका लाइफ स्पैन रहता है। बाकी ऑप्शन में आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं और सफेद रक्त कणिकाएं। तो आरबीसी के जीवन काल से सवाल पूछा जाता है, अधिकतम 120 दिन, 20 से लेकर 120 दिन। और आरबीसी की बात करें तो इस कोशिका में केंद्रक नहीं होता, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण तो बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है, और पिलिया को जहां पर नष्ट होता है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। बात करूँ यहाँ पर डब्ल्यूबीसी की, तो ये शरीर की संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने के लिए, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए उत्तरदायी है डब्ल्यूबीसी। एक ऑप्शन में आपकी लसिका दिया गया है, तो लसिका क्या है, तो अंतःस्रावी द्रव है जो मानव की कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है, और लसिका में श्वेत रक्त कणिकाएं मौजूद रहती हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, किसी भी अत्यधिक उच्च विद्युत धारा को प्रवाह को रोककर परिपथ और उपकरण की सुरक्षा कौन करता है? ये सवाल है। फ्यूज के द्वारा यहाँ पर सुरक्षा की जाती है, क्योंकि फ्यूज का गलनांक बहुत कम होता है। जैसे ही अत्यधिक उच्च विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो ये गल जाएगा फ्यूज, तो डिस्कनेक्ट कर देगा करंट को। तो फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो अल्प गलनांक का होता है, बहुत कम ताप पर ये गल जाएगा। और कम प्रतिरोध वाले मिश्र धातु का, किससे बना होता है फ्यूज तार, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सी मिश्र धातु का, तो आप कहेंगे टिन और सीसा का बना होता है ये फ्यूज तार। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, वर्मी प्रसंस्करण शौचालय में मानव मल को किसके द्वारा ट्रीटमेंट उपचारित किया जाता है? तो ये कैंचुओं के द्वारा वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित दशाओं में कैंचुए के पालन को वर्मी कल्चर, कैंचुए का पालन वर्मी कल्चर कहलाता है। और वर्मी प्रसंस्करण शौचालयों में मानव मल को कैंचुओं के द्वारा उपचारित किया जाता है। अगला सवाल देखिए, वे हवाएं जो भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्षा लाती हैं, तो वे कौन सी हवाएं हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं जो कि भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का काम करती हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं। देखिए ग्रीष्म काल में मानसूनी हवाएं सागर से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर रहती हैं ग्रीष्म काल के दौरान, और शीतकाल में ये उल्टी स्थल से सागर की ओर हो जाती हैं। दिशा बदलने के कारण प्रथम को दक्षिण पश्चिमी मानसून जो ग्रीष्म काल में होती है सागर से स्थल की ओर, इसी के कारण वर्षा होती है, तो इसे दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं बोलते हैं। और जो इसके विपरीत शीतकाल में होती हैं स्थल से सागर की ओर, ये उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून इसे कहा जाता है। गलत संयोजन का चयन करना है, कौन से में कौन सा एसिड है। टमाटर की बात करूं, टार्ट्रिक नहीं है, टार्ट्रिक आपको पता है इमली में होता है, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टमाटर में जो अम्ल होता है वो ऑक्जेलिक होता है। संतरा नींबू में सिट्रिक हो जाएगा। विनेगर सिरका ये एसिटिक एसिड है और विनेगर में होता है। खट्टा दूध है, इसमें लैक्टिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक है, ये होता है आपकी टोमेटो में प्रेजेंट होता है, टार्ट्रिक रहता है इमली में। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर, निम्न में से किसमें स्थायी चुंबक का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक आयरन में स्थायी चुंबक का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इलेक्ट्रिक आयरन में जो स्त्री हैं, प्रेस हैं, इसमें नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ये अचुंबकी गुण वाली होती हैं, तो स्थायी चुंबक नहीं होता आयरन में, इसमें अचुंबकी गुण होते हैं, नाइक्रोम है जिसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। नाइक्रोम की बात करूँ तो नाम से स्पष्ट है किससे बना हुआ है, नाई यानी ये निकल से है, तो निकल का ये जो एलोई है नाइक्रोम है, कॉमन जो मिश्र धातु है, इसमें 80% निकल है, आपको याद में रखना है। ये इसका कंपोजिशन 80% निकल और 20% क्रोमियम है, और इसका गलनांक ज़्यादा होता है, गर्म बहुत हो जाती है तो भी ये गलनांक ज़्यादा रहता है इसी कारण। यानी गलनांक इसकी बात करें तो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो इसमें आपको जरूर याद रखना है, नाइक्रोम की जो शर्ट रहती है 80% निकल है इस मिश्र धातु में और 20% क्रोमियम है। और अगला सवाल, बंगाल में स्थित अरबरी वन मूल रूप से क्या है? तो ये एक साल वन है। बंगाल में स्थित जो अरबरी वन एक साल वन है, और ये वृक्ष हिमालय की तलहटी से लेकर 3 से 4000 फुट की ऊंचाई तक उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल, बिहार, असम के जंगलों में प्रमुखता से पाया जाता है। साल वृक्ष एक अर्ध पर्णपाती और द्विबीजपत्री बहुवृक्षीय वृक्ष होता है। इसकी टहनी से निकलने वाला रस है तो प्यास बुझाने के काम में आता है, तो वहाँ के जो रहने वाले लोग आदिवासी वगैरह है इसको भोजन के रूप में काम में लेते हैं। ये जो अरबरी वन है, साल वन रहता है।
और निम्न में से कौन सा कोशिकांग का हिस्सा नहीं है? कोशिका द्रव्य हो जाएगा। कोशिका द्रव्य है, ये कोशिकांग का है, कोशिकांग नहीं है बल्कि क्या है, कोशिकांग के अंदर रहता है। कोशिका में, कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्र को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को कोशिका द्रव्य बोला जाता है। साइटोप्लाज्म में है, ये कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्र को छोड़ दें तो उसके अंदर जो भी कोशिका द्रव्य है वही आपकी साइटोप्लाज्म हो जाएगा। तो ये इसके अंदर रहता है, कोशिका झिल्ली के अंदर, और ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है तथा कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्र झिल्ली के बाहर रहता है। बाकी मैं प्रमुख कोशिकांग की बात करूँ तो इसमें आपकी नाभिक आ जाएगा, राइबोसोम है, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी कोशिका झिल्ली, अंतःप्रदेवी जालिका है, गोल्जी उपकरण हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया है। परमाणु शब्द एक भारतीय दार्शनिक के द्वारा दिया गया था, उसका नाम क्या है? तो परमाणु शब्द जो सबसे पहले दिया गया था वो महर्षि कणाद ने दिया गया है। वैज्ञानिक तौर पर ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने 1803 में परमाणु की खोज की थी। हालांकि इससे बहुत पहले हो गई थी ये। आज से 2600 वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का विश्लेषण परमाणु विज्ञान की दृष्टि से सर्वप्रथम एक शास्त्र के रूप में सूत्रबद्ध ढंग से महर्षि कणाद ने अपने तो नाम महर्षि कणाद ने दे दिया था। अगला सवाल बात करें, प्रकाश का प्रकीर्णन कोहरे या धुएं से नहीं होता है। प्रकाश जो फैलता है तो ये लाल रंग का प्रकाश है ना, इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, कोहरे या धुएं से नहीं होता है। लाल रंग का क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ रहती है, तरंग दैर्ध्य रहती है, वो सबसे ज़्यादा रहती है। और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन कौन से रंग का होता है? तो वो आपके होता है वायलेट, नीले रंग का होता है। सबसे ज़्यादा इसकी वेवलेंथ कम होती है, सबसे कम इसकी तरंग दैर्ध्य होती है, इसी कारण ये सबसे ज़्यादा फैलता है। तो लाल कम फैलता है क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसी कारण ये कोहरे या धुएं से नहीं होता इसका प्रकीर्णन। विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ ये होते हैं जर्म्स, यानी आप कहते हैं ना कीटाणु। कीटाणु में ये सभी आ जाते हैं, विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो ये सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। वे जीव जो किसी अन्य जीव पर, इसमें एक आपके ऑप्शन था परजीवी, तो परजीवी कौन से होते हैं? जो दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं भोजन और आवास दोनों की दृष्टि से, जैसे कि आपके जोंक हो गया, एंटमीबा, फीताकृमि वगैरह जो हैं। कोलाइडी विलियन क्या है? तो कोलाइडी विलियन है साधारण। इसमें जो ऑप्शन दिए गए कौन से यहाँ पर करेक्ट हैं? तो ये विषमांगी मिश्रण नहीं होता, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोलाइडी विलियन आपको पता है विषमांगी होता है। विषमांगी विलियन मिश्रण का मतलब है मिश्रण में अवयव है, मिश्रण के अवयव हैं वो आप आसानी से पृथक कर सकते हो, देख भी सकते हो। समांगी में मिश्रण के अवयव एक दूसरे से मिल जाते हैं, आप उसको पृथक करना मुश्किल हो जाता है, नहीं देख पाते हो नग्न आंखों से। कोलाइडी विलियन की बात करते हैं विषमांगी होता है और इसके कण बहुत छोटे होते हैं। साधारणतः अवसादन के द्वारा पृथक्कृत नहीं किया जा सकता है। साधारण अवसादन है उसके द्वारा इसे पृथक्कृत नहीं कर सकते, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी अपकेंद्रण के द्वारा पृथक्कृत नहीं होता है, गलत है। अपकेंद्रण के द्वारा पृथक्कृत इसे कर सकते हैं। दैनिक जीवन में अधिक आमतौर पर नहीं देखा जाता है। दैनिक जीवन में कोलाइडी विलियन दैनिक जीवन में अधिक आमतौर पर नहीं देखा जाता है, तो कोलाइडी विलियन है इसके केस में साधारण अवसादन के द्वारा पृथक्कृत नहीं होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। और ये विलियन जो कोलाइडी विलियन है ये विषमांगी मिश्रण है, जिसके कारण विलियन में समान रूप से फैले होते हैं और नग्न आंखों से आप नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं। इसमें विलाय को प्रक्षेपण माध्यम और विलय को प्रक्षिप्त अवस्था बोला जाता है। अगला सवाल देखिए, ऊतक मानव शरीर के सभी वसा का संग्रह करता है। कौन सा ऊतक? तो एडिपोज ऊतक है। इसका काम क्या होता है? ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक रहता है जो कि वसा का स्टोर करता है, संचय करता है। इसमें एक ऑप्शन आपके दिया गया है एरोलर ऊतक का, तो एरोलर ऊतक भी एक संयोजी ऊतक है और ये त्वचा के नीचे की मांसपेशियों को जोड़ता है। तो त्वचा को जो नीचे की मांसपेशियां हैं त्वचा की उसको कनेक्ट करता है, संयोजी ऊतक है एरोलर ऊतक भी। उपकला ऊतक की बात करें तो प्राणियों के शरीर की जो बाहरी सतह है, जो त्वचा वगैरह है और शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों की बाहरी और उनकी भीतरी सतह का निर्माण है, ये इससे किया जाता है एपिथेलियम यानी उपकला ऊतक से। और इसमें जो एडिपोज का पूछा गया था तो ये वसा का संचय करता इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा रोग गैर संक्रामक रोग है जो कौन सा एक गैर संक्रामक रोग है, एक दूसरे से नहीं फैलता है? तो ये हो जाएगा हाई ब्लड प्रेशर है, जो उक्त रक्तचाप हो जाएगा। बीपी है। ब्लड प्रेशर की बात करूँ तो सामान्य व्यक्ति का जो आइडियल ब्लड प्रेशर रहता है वो देखिए इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक अलग अलग रहता है। सबसे अधिक है वो हो सकता है 90 से 120 तक है और सबसे कम 60 से 80 के मध्य। तो आप देख सकते हो ये रेंज रहती हैं, एक आइडियल रेंज रहती हैं और ये भी आप देखते हो 120-80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाएगा। तो ये रेंज रहती हैं सामान्य व्यक्ति का जो
स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके केस में आइडियल ब्लड प्रेशर है। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा की बात करूँ, मैंने कहा कि 90 और 120 है, ये अधिकतम है। तो ये होता है, इसे कहा जाता है सिस्टोलिक दाब बोला जाता है। तो जब हृदय से पंप किया जाता है रक्त धमनी के माध्यम से बाकी अंगों तक शुद्ध रक्त जाता है, जैसे ही ये संकुचन होता है, हृदय पंप होता है, उसके बाद रक्त छोड़ा जाता है धमनी में, तो उस केस में जैसे ही हृदय पंप करेगा तो बहुत तेज़ गति से रक्त जाएगा और वहाँ पर धमनी पर दाब ज़्यादा होगा। तो ये जो सबसे ज़्यादा दाब है सिस्टोलिक दबाव बोलते हैं, जो कि आप अधिकतम दाब बोलते हो। जैसे ही पंप कर देगा फिर रिलैक्स हो जाएगा, उस चरण के दौरान धमनी पर दाब कम हो जाएगा, वो न्यूनतम दाब डायस्टोलिक दाब कहलाता है, जो कि यहाँ पर 80 ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। और अन्य ऑप्शन जो संक्रामक रोग की बात कर रहे थे अपन, गैर संक्रामक रोग कौन सा है, तो इसमें कौन सा ये हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर है। और बाकी खसरा है, चेचक है, इन्फ्लुएंजा है, ये सभी संक्रामक एक दूसरे से फैल जाते हैं। इसमें मैं मीजल्स खसरा की बात करूं तो ये वायरस जनित रोग हैं जो कि मोरबिली वायरस के जीन्स पैरामिक्सो वायरस के संक्रमण से होता है। इन्फ्लुएंजा ये श्वसन संबंधी बीमारी जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होती हैं। स्मॉल पॉक्स की बात करूं मैं, चेचक की, तो ये जो बीमारी है ये होती है, इसमें 2 प्रकार के वायरस हैं, एक तो आपकी वेरिला मेजर और वेरिला माइनर वायरस के कारण होता है स्मॉल पॉक्स। अगला सवाल, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी क्या है, तो ये है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो ओजोन परत है उसको नष्ट करने के लिए उत्तरदायी CFC है। निम्न में से कौन सी गृह व्यवस्था प्रक्रिया बेहतर है, तो ये काफ़ी इजी सवाल है। तेल और वसा को कूड़ेदान में फेंका जाना चाहिए, न कि आप ठोस भोजन को नाली में फेंक रहे हो, ये गलत है, नाली वहाँ पर जाम हो जाएगी। घरेलू सफाई में उपयोग किए जाने वाले रसायन को नाली में मत फेंकना। सैनिटरी तौलिया का शौचालय में निपटान, बिल्कुल ये गलत है और इसमें कूड़ेदान वाला सही हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूतल में जाता है तो इसे बोला जाता है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है, जैसे कि बात हो गई, वर्षा का जल रहता है वो ग्राउंड सरफेस में एंटर करता है सोइल में, तो ये हो जाता है इनफिल्ट्रेशन, जिसमें जल रिस कर भूतल अंदर जाता है ग्राउंड वाटर। और बात करूँ अन्य की, जो शॉकिंग क्या होती है, ये होती है अवशोषण, शॉकिंग होती है एब्सॉर्प्शन। सीपेज की बात करें तो छिद्र इत्यादि से थोड़ी मात्रा में द्रव या गैस का रिसाव है, इसे सीपेज बोला जाता है। जल संग्रहण और जल पुनर्भरण की पारंपरिक प्रक्रिया को बावड़ी के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल, सर्दियों में घना धूम कोहरा होने का मुख्य कारण क्या है, तो सर्दियों में जो धूम कोहरा होता है उसका मुख्य कारण है सभी निलंबित कणों के उच्च स्तर की उपस्थिति। आप देखिए निलंबित कण होते हैं ये कोलाइडी कणों से बड़े होते हैं, अपन आसानी से देख सकते हैं। और निलंबन भी कोलाइडी की तरह एक विषमांगी मिश्रण होता है, जिसमें मिश्रण के जो अवयव हैं वो अलग अलग रहते हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा उपस्थिति हो जाती है उच्च स्तर पर, वहाँ पर धूम कोहरा होने का मुख्य कारण है, घना कोहरा हो जाता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, एंटीबायोटिक सामान्यतः किस पर कार्य करता है। एंटीबायोटिक होता है ये प्रतिजैविकी, यानी जीवाणु को मार डालता है या फिर उसके विकास को अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को। अगला सवाल है, पौधे की वृद्धि है ये किस पर निर्भर करती है, तो पौधे की वृद्धि है ये मेरिस्टमी उत्तक है उसी पर डिपेंड करती है। तो पौधे पादप की वृद्धि है ये मेरिस्टमी उत्तक पर डिपेंड है। नेक्स्ट वन देखिए, निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है, तो टाइफाइड हो जाएगा। टाइफाइड की बात करूं तो ये खाने पीने की ऐसी प्रदूषित वस्तुओं से फैलता है, दूषित जल और भोजन से फैलने वाला रोग है, जो कि एक बैक्टीरिया जनित रोग है। बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है, इंपॉर्टेंट है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड रोग होता है। अन्य ऑप्शन बात करूं मलेरिया की, तो मलेरिया बुखार है आपको पता मादा एनाप्लिज मच्छर से फैलता है, जो कि प्लाज्मोडियम परजीवी में पाया जाता है। बाकी यहाँ पर बात करूँ डेंगू की, तो डेंगू है इस रोग का वाहक एडिज मच्छर है, इसकी भी 2 प्रजातियां हैं एडिज, एक तो एजिप्टाई और एडिज एल्बोपेक्टस। नेक्स्ट वाला देखिए, माँ के शरीर में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला टिश्यू क्या कहा जाता है, तो माँ के शरीर में जो भ्रूण है उसको पोषण प्रदान करने वाला उत्तक प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा का कार्य होता है ये महिला के गर्भाशय में स्थित एक ऐसी स्थिति जिसे भ्रूण की पोषक थैली कहते हैं, और जिसके एक सिरे से गर्भनाल जुड़ी होती है और दूसरा सिरा बच्चे की नाभिक से जुड़ा होता है। बच्चे का जन्म होता है तो इसको काट दिया जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा वास्तविक विलयन नहीं है, तो वास्तविक विलयन यहाँ पर हो जाएगा दूध। अब देखिए विलयन में क्या होता है, जैसे कि दरों का दर में हो जाएगा, गैस का गैस में और ठोस का ठोस में। तो वास्तविक विलयन
दूध, इसमें दूध में अलग अलग अवस्थाएं हैं, इसलिए एक वास्तविक विलेन नहीं है। दूध में क्या होता है, तो मिल्क इज़ नॉट ए सॉल्यूशन बिकॉज इट हैज़ मोर देन वन फेज, एक से अधिक अवस्था है। एक से अधिक कौन सी है, इसमें सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। विलेन में जैसे कि दूध एक कोलाइडी विलेन हो जाएगा इस केस में, और जो दरों का यहाँ पर ठोस में विलेन है। दूध में उपस्थित प्रोटीन इसकी कोलाइडी अवस्था को बनाए रखता है। कोलाइडी अवस्था को बनाए रखने के लिए इसमें एक प्रोटीन है, वो जिम्मेदार है। दो या दो से अधिक घटकों या अवयवों का समांगी मिश्रण होता है, विलेन है ये, समांगी मिश्रण होता है, सेम फेज। अगला सवाल देखिए, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, जो लास्ट सवाल है, तो हर्ट्ज से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट गलत है। टेलीफोन लाइनों के लिए नींव रखने के केस में इसे जाना जाता है हर्ट्ज को। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज भी इन्होंने की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज ये जर्मन वैज्ञानिक थे, हेनरिच हर्ट्ज ने की थी, 1887 में की थी। आपको पता है फ्रीक्वेंसी, आवर्ती की जो एसआई यूनिट है वो भी हर्ट्ज है, तो ये भी करेक्ट है। वायुमंडलीय दाब है, इनसे संबंधित नहीं है, जो कि इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन एग्जाम में जो पूछे गए साइंस और जीके के सवाल हैं, टोटल 60 सवाल अपन ने एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर किए हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी सवाल बच गए हैं कोशिश करूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल है वो आज ही आप डाउनलोड कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।